आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर 37 की। दोस्तों मैंने इसमें एक चैप्टर छोड़ा है, चैप्टर 36। मैं चैप्टर 35 से सीधे चैप्टर 36 पे आ रहा हूँ। सीधे चैप्टर 37 पे आ रहा हूँ, चैप्टर 36 नहीं। चैप्टर 36 मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, क्यों? देखिए, चैप्टर 36 टॉक्स अबाउट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को खत्म कर दिया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो लास्ट में मैं बताऊंगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और अभी जो हो रहा है। हालांकि करंट अफेयर में मैं बताता रहता हूं, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी मैंने कवर किया है। तो चैप्टर 36 आपको खुद से पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको कवर करूंगा, लेकिन जब ये किताब खत्म हो जाएगी तब। समझ रहे हैं? तो हम चैप्टर 37 की बात करेंगे। देखिए, जब 5 अगस्त 2019 में 2020 बोलने वाला था, तो 2019 में जब अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर में 370 आर्टिकल खत्म किया, तो यहां पे कुछ राज्यों के हाथ पांव फूल गए। इसलिए नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर में 370 खत्म किया, वो तो खत्म हो ही जाना चाहिए था, बल्कि इसलिए कि उनके स्पेशल स्टेटस को खत्म ना कर दें। आपको पता ही है ना कि भारत में कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उनको कैटेगरी में स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में रखा गया है। स्पेशल स्टेटस कैटेगरी पता है क्या होता है? चलिए मैं बता ही देता हूं यहां पे आपको। थोड़ा सा हम बात कर ही लेते हैं स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की। देखिए, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा राज्य है जिसकी टरेन हिली हो, जो पूरा हिली एरिया हो, जिसमें जंगल हो, रहना मुश्किल हो, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम लोग रहते हो, और ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा हो, जिसकी लोकेशन ऐसी हो जो दूसरे देशों से बॉर्डर शेयर करे, स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी मिली है। सब स्पेशल स्टेटस में आते हैं। 7 राज्य है ना, पहले खाली आसाम था। अभी हम बात करेंगे वैसे सारे राज्यों की, ठीक है। उसके बाद हमारा, अगर वो राज्य इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस के शिकार हो, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, और अगर स्टेट फाइनेंसेस का बहुत अच्छा नेचर नहीं हो, इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया फेल होता है, तो समझ लीजिए वो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में आएगा। समझ गए? अब दोस्तों ऐसा है कि जिस भी राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलता है, जिस भी राज्य को स्पेशल स्टेटस, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, जिनकी हम बात करेंगे, जिन राज्यों की हम बात करेंगे, उनको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में रखा गया है। तो जिस भी राज्य को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में रखा जाता है, उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, वो दूसरे राज्यों से अलग होते हैं। अलग मतलब उनके साथ व्यवहार अलग किया जाता है। जैसे जो भी स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो भी खर्चा होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, 90% खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ऐसे कितना होता है? 60:40। ऐसे 60% राज्य सरकार देती है, 40% स्टेट, लेकिन 90% यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जो भी स्कीम लागू की जाएगी। समझ रहे हैं? जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, और खाली 10% राज्य को देना है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी में अच्छा खासा कंसेशन मिलता है, ताकि इंडस्ट्रीज लगाई जा सके। जो सेंट्रल का ग्रॉस बजट है ना, ये 90% तो सरकार देती ही देती है। ऊपर से जो सेंटर का बजट होता है, उसमें से भी 30% जाता है इन राज्यों को। ठीक है? उसके बाद जो ये, अगर मान लीजिए ये जितने पैसे दिए गए हैं, ये नहीं यूज हो पाए, तो ये लैप्स नहीं होते हैं, ये नॉन लैप्सेबल हैं, ये अगले में जुड़ जाते हैं। समझ गए? जितने राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, वो सब इसमें आएंगे, उन सबको ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है? अब इन राज्यों को, अब किताब पढ़ेंगे तो खाली उसमें प्रोविजंस बताए हैं, लेकिन मैं सब कुछ कवर करता हूं। तो इन राज्यों को ये स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया है, हम इस पर थोड़ा नजर डालेंगे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, यहां पे सारी लेक्चर्स की अपडेट और पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो स्पेशल प्रोविजंस आप समझ गए। ठीक है? आर्टिकल, हां, तो मैंने बताया ना कि 370 को जब एब्रोगेट किया गया, तो जितने राज्य थे, ठीक है, ये आपको राज्य जितने दिख रहे हैं, 12 राज्य, इनकी हालत खराब हो गई। ये 12 स्टेट्स ने बोला
आर्टिकल 371 को कहीं ना खत्म कर दें। तो अमित शाह को स्पेशली बोलना पड़ा, हम 371 को हाथ तक नहीं लगाएंगे, वरना नॉर्थ ईस्ट विद्रोह कर देता। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में हालत बहुत खराब है, नॉर्थ ईस्ट पूरी तरीके से विद्रोह कर देता। तो सरकार ने बोला कि हम 371 को हाथ भी नहीं लगाने वाले, बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो अभी मैंने आपको बताया स्पेशल स्टेटस, ये स्पेशल स्टेटस इसीलिए दिया जाता है, मैंने आपको क्राइटेरिया भी बताया, इसीलिए मैंने पहले बता दिया, ताकि वहां के लोगों के कल्चर को, वहां के लोगों को, वहां के लोगों की जमीन को, वहां के लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये ब्रिटिश बना के गए थे स्पेशल स्टेटस। जो है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में बात करते हैं तो ब्रिटिश क्या चाहते थे? ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी। अब ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि भारत की जो रियासतें या भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जाए, या नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रवादी नेशनलिज्म पनपे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया नॉर्थ ईस्ट को और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, स्पेशली नागालैंड का। तभी नागालैंड में आपको क्रिश्चियन मिलेंगे बहुत सारा, और वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ आजादी के बाद दोस्तों। आजादी के बाद चीजें बदली, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह होता रहा। नॉर्थ ईस्ट दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सबसे दिक्कत है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन भारत का जिसमें अपार संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं। टूरिज्म, वहां पे हम इतना पैसा कमा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, वहां पे आपको ब्रह्मपुत्र नदियां, बहुत सारी नदियां मिलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी, रिवर फ्रंट बनाइए, बहुत खूबसूरत पहाड़ियां हैं, ब्लू माउंटेन्स आपको मिलेगी, ठीक है। चाय के बागान, नेचुरल रिसोर्सेज, मणिपुर में कितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज है दोस्तों, बड़ी बड़ी फॉल्स, बहुत कुछ आपको, आप टूरिज्म गजब डेवलप कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वहां से निकाल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से हम जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज आती हैं, एक्सेस मिल सकता है, उनके बॉर्डर शेयर होते हैं ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अब नॉर्थ ईस्ट पे हालांकि पूरा एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है, ठीक है, कम से कम 3-4 घंटे का सेशन। अगर हम सातों स्टेट्स की बात करें, उनके इतिहास की बात करें, तो बहुत बड़ा लेक्चर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए गए। राइट्स मतलब वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है ना। अब डेवलपमेंट में उससे सरकार की बहुत बड़ी खामियां हैं, उसमें सरकार की बहुत बड़ी खामियां हैं। क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल सिनारियो वहां पे कुछ ऐसे, अब थोड़े हालात जाके बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिनारियो ऐसे रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को किसी की पड़ी ही नहीं है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी है। मणिपुर में 40 से ज्यादा आतंकी ग्रुप काम कर रहे हैं। आसाम में उल्फा, हालांकि अब तो उल्फा नहीं है, लेकिन पहले मतलब 1979 में, 80s में आसाम में बहुत ज्यादा, और अभी भी बहुत सारे आतंकी ग्रुप काम कर रहे हैं। इंसर्जेंट ग्रुप जो एक तरीके से राज्यों को अलग बनाना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग ट्राइब्स हैं जो अपना हक मांग रही हैं, 100 से ज्यादा ट्राइब्स हैं जो अपना हक मांग रही है कि हमको अलग राज्य दो। यहां पे ड्रग्स की प्रॉब्लम है दोस्तों। भैया ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये गोल्डन ट्रायंगल है ना, ये थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, ये गोल्डन ट्रायंगल में आता है। अब गोल्डन ट्रायंगल क्या है? 2-3 चीजें याद रखिए, एक है गोल्डन ट्रायंगल, एक है गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? यहां पे ड्रग्स उगाए जाते हैं, हेरोइन, अफीम, ओपीएम, ये सब यहां पे मिलता है, ड्रग्स का कारोबार होता है, समझ रहे हैं। और ये ड्रग्स यही नॉर्थ ईस्ट से ही आता है। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों ये ड्रग की तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। और गोल्डन क्रेसेंट क्या है? गोल्डन क्रेसेंट में आपका ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है और पाकिस्तान आता है। यहां पे भी ड्रग्स की खेती होती है, लेकिन ये लोग हथियार भी बेचते हैं। तो ये हथियार का आदान प्रदान होता है, और बीच में आता है भारत, समझ रहे हैं। हथियार और इधर हीरोइंस का मतलब ये ड्रग्स का आदान प्रदान होता है, और बीच में आता है भारत। काउंटर फीटिंग ऑफ करेंसीज बहुत सारे अभी हाल ही में सामने आया है। दिक्कत ये कि बहुत सारी जो जाली नोट है, ठीक है, जो इंडियन करेंसी है, उनकी काउंटर फीटिंग भी यहां से होती है नॉर्थ ईस्ट से। रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कितने जो इमाइग्रेंट्स हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर्स हैं वो दूसरे देश से शेयर होते हैं, ठीक है। जो यहाँ के स्टेट हैं वो दूसरे देशों से बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश हो गया, बर्मा हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, इन सबसे बॉर्डर शेयर है। चाइना हो गया, तिब्बत। तो बहुत सारे लोग वहां से आ जाते हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस है, और ये बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है नॉर्थ ईस्ट का, समझ रहे हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के जितने मामले हैं वो सब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। तो सारी प्रॉब्लम इस समय नॉर्थ ईस्ट झेल रहा है, और इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है ही नहीं।
हाई है ही, नक्सलवाद इस समय बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें दोस्तों, तो हम उसको बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। अब सरकार अपने अपने लेवल पे, वहां पे जो सरकार है और अभी केंद्र में जो सरकार है वो अपने लेवल पे काम कर रही है, एकॉर्ड साइन कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ठीक है, तो ये चीज है। काफी लंबा नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैंने बता दिया। ये आप देख सकते हैं, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको काट दीजिए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान यही एम करता है। पाकिस्तान क्या बोलता है कि तुमने हमारा बांग्लादेश लिया तो हम तुम्हारा सर काटेंगे और तुम्हारा हाथ काटेंगे, मतलब तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर तुमसे लेंगे और ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट लेंगे। ये आईएसआई पाकिस्तान की एम करती है, लेकिन आज तक वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकती। कहीं हम लोग पाकिस्तान ना ले लें। खैर, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये पाकिस्तान एम करता है। ठीक है, और इधर पे ही है डोकलाम। ठीक है, यही डोकलाम इधर पे ही है। ठीक है, और डोकलाम में चाइना जो है वो अपना कंट्रोल रखना चाहता है। क्यों? ये पूरे एरिया को काट देगा। इस चिकन नेक, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है। ठीक है, चिकन नेक कॉरिडोर, चिकन नेक इसीलिए, इसको काट दो तो ये पूरा एरिया ही कट जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कलादान, हमारा कलादान प्रोजेक्ट चल रहा है ना, कलादान प्रोजेक्ट है क्या, हम इधर म्यांमार में सितवे पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। डायरेक्ट मिजोरम में आप करिए ना डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, सितवे पोर्ट इधर म्यांमार में हम डेवलप कर रहे हैं, और इधर बंगाल से आप जाइए, देखिए ऐसे हम जाएंगे तो हमको 1500 किलोमीटर लगते हैं। 1500 किलोमीटर यहां पे पहुंचने में, जब आप ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, तो इधर पहुंचने में आपको मिजोरम मणिपुर 1500 किलोमीटर लगेंगे। लेकिन सितवे पोर्ट ये 1500 किलोमीटर, ये 400 किलोमीटर में बदल जाएगा। समझ रहे हैं? 400 किलोमीटर, इतना ज्यादा, 1000 किलोमीटर से ये डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट, तो इसीलिए ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया है। और किसको स्पेशल स्टेटस दिया है? 12 स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट प्लस 5, याद रखिए। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से 7 स्टेट्स आप मैप पे देख रहे हैं ना? ये है सिक्किम, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जिसको पहले नीफा बोला जाता था, पहले इसको यूनियन टेरिटरी 1972 में बनाया, फिर 1987 में इसको पूर्ण राज्य स्टेट बनाया। ठीक है, फिर आपका आसाम, आसाम जो है वो सबसे बड़ा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य आसाम है। फिर है मेघालय, बहुत ही खूबसूरत, मेघालय बहुत ही सुंदर है। ठीक है, उसके बाद मणिपुर, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, लेकिन यहां पे इंसर्जेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर है नागालैंड, और फिर त्रिपुरा आपका। ठीक है, और फिर ये मिजोरम। त्रिपुरा में मनिक सरकार की सरकार थी। मतलब मनिक सरकार जो थे, अगर मनिक सरकार की बात करें तो उनसे बेहतरीन लीडर शायद ही आपको देखने को मिलेगा। 15 साल उन्होंने सरकार चलाई, बहुत ही सिंपल इंसान, हवाई चप्पल में चले जाते थे, हवाई चप्पल में चले जाते थे, सरकारी मकान नहीं लिया, पैसे नहीं थे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य को डेवलप करते थे। इसलिए त्रिपुरा में बहुत टाइम तक शांति रही, क्योंकि मनिक सरकार थे वहां पे, चीफ मिनिस्टर रहे कई, मतलब ये 3 टर्म तक। ठीक है, काफी वक्त तक रहे त्रिपुरा में। समझ गए? तो ये चीज है। अब दोस्तों, ये तो चलिए नॉर्थ ईस्ट की बात हुई। ठीक है, सिक्किम है, ये आपने देख लिया। उसके बाद और ये कर्नाटक आता है, फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। अरे यार, एक्चुअली ये मैप मुझे लग रहा है पुराना है। ठीक है, इसमें तेलंगाना नहीं है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में एक्चुअली अब तेलंगाना तेलंगाना बन गया है। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश जो है वो डिवाइड हो गया है, तो मैं ये माफी चाहूंगा, ये पुराना मैप है। ठीक है, तो अब तो आंध्र प्रदेश में आपको तेलंगाना भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र और गुजरात, इतने स्टेट्स आते हैं, इतनों को स्पेशल कैटेगरी मिली गई है। महाराष्ट्र स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो नॉर्थ ईस्ट प्लस 5। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम स्पेशल प्रोविजंस को देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात को देखते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए क्या प्रोविजन है? ये आर्टिकल 371 में है। ये आर्टिकल याद रखिएगा। आई होप आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा, मैंने नॉर्थ ईस्ट लेके चला हूं। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो यहां पे सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड जो है, विदर्भ, मराठवाड़ा और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, और गुजरात में क्या बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ और रेस्ट ऑफ गुजरात में बना सकती है। प्रेसिडेंट के पास ताकत है, प्रेसिडेंट के पास ताकत है कि गवर्नर जो महाराष्ट्र और गुजरात का होगा उसको ये बोल सकता है कि डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ। समझ रहे हैं? और ये डेवलपमेंट बोर्ड को हर साल रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी, हर साल रिपोर्ट भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद फंड्स भी एलोकेट किए जा सकते हैं। ठीक है, और एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। तो ये प्रोविजंस है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। ठीक है, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड की चलिए थोड़ा बहुत इतिहास देख लेते हैं। नागालैंड जिसको ब्रिटिश ने स्पेशली संभाल के रखा, हिली ट्राइब, यहाँ की नागा ट्राइब बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ पे किसी को आने जाने नहीं दिया, अपने मिशनरीज को भेजा, तो नागालैंड में खूब क्रिश्चियनिटी फैली। तो नागालैंड में इसीलिए आपको बहुत सारे क्रिश्चियन मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस आपको नागालैंड, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। ठीक है, भारत आजाद हुआ,
अब नागालैंड को ये आजादी मंजूर नहीं थी। नागालैंड बोल रही थी कि जो स्पेशल स्टेटस, हालांकि 1920 में शुरू हो गया था, बड़ी लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। मैंने बताया दोस्तों बहुत लंबे लेक्चर हैं। नॉर्थ ईस्ट का इतिहास दोस्तों बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लंबा है। किसी दिन आप चाहेंगे तो मैं बिल्कुल कवर कर दूंगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आप चाहेंगे कि मैं नॉर्थ ईस्ट का इतिहास कवर करूं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले 2 हफ्ते में नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री बता दूंगा एक एक स्टेट की। फिलहाल आप खाली इस शॉर्ट में सुन लीजिए। तो नागालैंड में फिर उसके बाद आजादी के बाद भी यही हुआ कि हमको अलग ही राज्य चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी हो गई तो जवाहरलाल नेहरू ने फौज भेज दी। 1963 में नागालैंड को स्टेट बना दिया गया। लेकिन नागालैंड में जो ट्राइब्स थी वो नहीं मान रही थी, वो अड़ी रही कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमको अलग ही देश चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एनएससीएन ग्रुप क्रिएट किया गया था। ठीक है, ये नागालैंड का एक तरीके से विद्रोही ग्रुप था। बाद में ये ग्रुप जो है वो बट गया, एक हो गया आईएम और एक हो गया खपलांग। तो आईएम ग्रुप जो है वो बड़ा ही नॉर्मल हो गया और उसने एक तरीके से 1997 आते थे पीस अकॉर्ड साइन कर लिया और उसने बोला कि ठीक है, हमको ऑटोनॉमी दे दो, हमको अलग राज्य नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर नागालैंड में टूरिज्म भी आया, इंडस्ट्रीज भी आई, इन्होंने होटल्स बना लिए। ठीक है, लेकिन खपलांग ग्रुप वो यही मांग करता रहा कि नहीं, हमको अलग ही ये देश चाहिए, नागालैंड हमको स्टेट स्टेट नहीं मानते। तो ये प्रॉब्लम हुई और अभी दोस्तों जब मोदी जी आए, ठीक है, तो उन्होंने पीस अकॉर्ड, नागा पीस अकॉर्ड साइन किए थे। ठीक है, ये 2016 से बात हो रही थी और इस पे सवाल भी पूछा जा सकता है। नागा पीस अकॉर्ड बहुत ही ज्यादा, इसका पूरा ड्राफ्ट, फर्स्ट सेकंड ड्राफ्ट जो है वो पूरा तैयार किया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 371A में नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया है, स्पेशल प्रोविजन। सब क्या है, सबसे पहले तो जो पार्लियामेंट है, नागालैंड को ऑटोनॉमी दी गई है। किसमें? नागालैंड को रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज, उसमें ऑटोनॉमी है। नागा के जो कस्टमरी लॉज और प्रोसीजर है उनको बिल्कुल यहां पे इनको रियायत दी जाएगी। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल और क्रिमिनल जस्टिस है उसमें भी इनको रियायत मिलेगी, वो नागा कस्टमरी लॉज के हिसाब से डिफाइन होगी। यानी कि एक तरीके से पूरी ताकत यहां पे नागाज को दी गई है। ठीक है, और आप नागालैंड में जाके यहां पे लैंड या फिर ओनरशिप नहीं ले सकते। ठीक है, नागाज का लैंड जो है वो उन्हीं का ही रहेगा। फिर जो गवर्नर है नागालैंड का, उसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है कि अगर नागालैंड में इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा तो आपको लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है। मतलब एक तरीके से गवर्नर ऑफ नागालैंड लॉ एंड ऑर्डर बना के रखेगा। ओके, तो ये चीज, अब जाहिर सी बात है गवर्नर को जो वहां की सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको एड करेंगे। ठीक है, आपने देखा ही होगा मेरा गवर्नर का लेक्चर। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो मनी प्रोवाइड करेगी वो भी देखेगा गवर्नर की कहां यूज हो रहा है। ओके, तो ये चीज, ये नागालैंड को स्पेशल स्टेटस है। ठीक है, उसके बाद हाँ, नागालैंड में बहुत बहुत सारी ट्राइब्स है जो ऑटोनॉमी की मांग करती हैं। ठीक है, देखिए ट्राइब्स, ये नॉर्थ ईस्ट में जितनी ट्राइब्स वो आपस में भी भिड़ी हुई हैं, है ना, आपस में भी भिड़ी हुई है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनारियो है अगर नागालैंड को, मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देखें। ठीक है, तो यहां पे अभी आपको पता ही कि रीजनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस काउंसिल यहां पे बनाई जाती है, 6th शेड्यूल में है ना। ऑटोनॉमस काउंसिल यहां पे बहुत सारी बनाई जाती है। अभी हाल ही में ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई गई, जो गवर्नर पूरा यहां पे उसके पास ताकत होगी और बाकी इस काउंसिल में मेंबर्स चुन के आएंगे। ठीक है, अभी मैंने करंट अफेयर में कवर किया, याद आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये रीजनल काउंसिल से डील करती है। ठीक है, आसाम की बात करते हैं। आसाम का इतिहास देखिए दोस्तों, तो पहले ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे ना, इन सबको मिला के एक ही स्टेट बनाया था, आसाम। ये पहले अहोम किंगडम था, अहोम किंगडम भी अलग होने की मांग कर रहा था, लेकिन खैर आजाद हुए हम लोग। और आसाम, ये सब से पहले आसाम था, कुछ नहीं था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सब कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही स्टेट था, आसाम। अब यहां पे सारे स्टेट्स का मूड खराब हो गया। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 100-200 ट्राइब्स हैं। ठीक है, अब इन ये जो ट्राइब्स हैं, इन्होंने बोला कि अरे यार, हमारे अलग अलग कल्चर है, अलग कस्टम्स हैं, आप एक ही पूरी खिचड़ी बना दे रहे हो, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो विद्रोह शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर बाद में एक एक स्टेट को अलग किया गया। ठीक है, तो आसाम की बात करें तो आसाम में भी लेजिस्लेटिव असेंबली, और आसाम नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य है, और यहां पे भी इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, यहां पे भी इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा, यहां पे लोगों को भी दोस्तों बहुत गलत ट्रीट किया जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं, हम खुद ही इनको अपनाना नहीं चाहते हैं। हम इनको मोमोस कहते हैं, चिंकी कहते हैं, नेपाली कहते हैं, भेदभाव करते हैं, हम खुद ही इनको अपनाना नहीं चाहते हैं। ये हमको खुद जो ऐसा करते हैं उनको खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि वो क्या है। तो हम नॉर्थ ईस्ट हमारा पार्ट है, तो अगर आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसे फिर भारत में इंटीग्रेट हो पाएंगे? ये तो गलत है ना। तो ये चीज, तो प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कमेटी बनाए, ठीक है, जिसमें वो मेंबर्स हो जो कि ट्राइबल एरियाज में इलेक्ट होके आए। मतलब आसाम की असेंबली में ट्राइबल्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। समझ गए? मणिपुर की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, मणिपुर बहुत ही खूबसूरत, लेकिन फिर यहां पे भी इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनफैक्ट मणिपुर में सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी है। भारत का सबसे, कहीं पे अगर अनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तो मणिपुर है।
बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहां पे बहुत अनस्टेबिलिटी है। तो आर्टिकल 371C इसमें स्पेशल प्रोविजंस देता है, ठीक है। इसमें अगेन यहां पे हिल एरियाज से मेंबर्स चुन के आएंगे, कमिटी बनाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पूरी ताकत है कि मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वहां पे कमिटी बनाई जाएगी और उसमें हिल एरिया से लोग चुन के आएंगे, यानी कि यहां पे भी ट्राइब्स और हिली एरियाज का हस्तक्षेप है, असेंबली में इनका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जो है, गवर्नर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो कमिटी है ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, और फिर एनुअल रिपोर्ट जो है वो गवर्नर प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शंस देगी इन स्टेट गवर्नमेंट को कि इन हिल एरियाज को कैसे एडमिनिस्टर करना है, समझ गए। फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये आर्टिकल 371D और 371E, ठीक है, ये स्पेशल प्रोविजंस ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करता है, ठीक है। और 371D अब तेलंगाना 2014 में बना तो तक एक्सटेंड कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहां पे प्रेसिडेंट ये सुनिश्चित करेगा कि वहां के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले हमारे संविधान के हिसाब से, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद यहां पे सिविल पोस्ट, सरकारी पोस्ट बनाई जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। यह प्रेसिडेंट के पास ताकत है। प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकता है कि यहां पे नई सरकारी नौकरियां या सिविल पोस्ट बनाए जो यहां के लोग ही एग्जाम दें, यह भी आपको सुनिश्चित करना है। फिर उसके बाद यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की भी बात की है कि अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन या किसी चीज में भी डिस्प्यूट हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाओ और वो फिर इन सारी डिस्प्यूट का निवारण करे। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है इसको पूरी ऑटोनॉमी रहेगी, हाईकोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रावधान है, पार्लियामेंट बना सकती है। यहां पे सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों। सिक्किम 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सिक्किम को स्टेट बनाया गया, ठीक है। तो 371F, अब आपको पता ही है सिक्किम में ILP है, इनर लाइन परमिट भैया। अच्छा, इनर लाइन परमिट से याद आया, मैंने कई बार इसको कवर किया, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बहुत कुछ मैंने इसमें बता ही दिया है। ILP इनर लाइन परमिट होता क्या है और कौन से राज्यों में ILP है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ दो ILP के साथ, आसपा AFSPA, इसके बारे में भी बताओ, नॉर्थ ईस्ट में कौन से राज्यों में है। चलो कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है। फिर सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या स्पेशल प्रोविजन है इसमें? कम से कम 30 मेंबर्स होंगे। अब मैंने आपको बताया था, याद है कि 60 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन सिक्किम, गोवा ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहां पे सिक्किम में कम से कम 30 मेंबर्स होंगे। साथ ही साथ लोकसभा में भी सिक्किम को एक सीट का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब लोकसभा में भी सिक्किम की एक सीट है, ठीक है। एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी है। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों पार्लियामेंट पे रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, बहुत कम सीटें अगर पार्लियामेंट की बात करें तो। जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो कहां से किसी स्टेट का डेवलपमेंट होगा, कहां से कोई क्षेत्र डेवलप करेगा। उसके बाद यहां पे जो सिक्किम पॉपुलेशन है, पार्लियामेंट सुनिश्चित करेगी कि उनके राइट्स और इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो सीट्स की बात करें सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली और कंस्टिट्यूएंसीज में, तो यहां पे ये भी देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं वो सिक्किम से ही हो, यहीं पे ही बिलोंग करते हो, ठीक है। उसके बाद गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नर के पास होती है। अब डेफिनेटली इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को एड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। फिर अगर हम बात करते हैं मिजोरम की, 371G, मिजोरम बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। पार्लियामेंट किसमें बिल्कुल दूर रहेगी, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट, इन 4 चीजों में पार्लियामेंट का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोले तभी पार्लियामेंट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, बाकी बिल्कुल दूर रहेगी। क्या क्या? सबसे पहले मिजोरम में देखिए, मिजोरम एक ऐसा मॉडल है, ठीक है, कमाल का मॉडल है। मिजोरम का जो गवर्नेंस मॉडल है वो बहुत ही कमाल का रहा है, ठीक है। क्योंकि मिजोरम में पहले इंसर्जेंसी थी, फिर स्टेबिलिटी आई, ठीक है। तो इसका मॉडल हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, जो यहां पे ट्राइब्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मिजो ट्राइब, उनके रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर इनके जो लॉ हैं उनके हम, क्योंकि ये हजारों साल मतलब काफी टाइम से चले आ रहे हैं, ठीक है, 400-500 सालों से चले आ रहे हैं, तो इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इनके जो लॉ, कस्टम्स, ट्रेडिशन में बिल्कुल भी इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर सिविल और क्रिमिनल जस्टिस जो मिजो ट्राइब का होता है उसमें हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जो ओनरशिप है, जो इनका लैंड है वो इन्हीं का ही रहेगा, हम एक्वायर नहीं करेंगे। और इसमें 40 सीटें हैं, मिजोरम के लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीटें हैं, समझ गए। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश बोल रहा हूं, आंध्र प्रदेश की तो बात ऑलरेडी हो चुकी है।
अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो 371H में अरुणाचल प्रदेश बहुत ही कमाल का राज्य है, लेकिन यहां पे भी डिस्प्यूट है, ठीक है, क्योंकि यहां पे चाइना हो गया और म्यांमार, काफी ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में अपना आधिपत्य, चाइना इनफैक्ट अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं, और यहां पे भी ILP लगता है। खैर मैं फिर बता रहा हूं, ये तो आपको जवाब देना है। तो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की जो, यहां पे लॉ एंड ऑर्डर तो दोस्तों आप सारे स्टेट में लगा सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं, गवर्नर को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। अब जाहिर सी बात है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको एड करेंगे ही करेंगे। फिर उसके बाद 30 मेंबर्स, नॉट लेस देन, कम से कम 30 मेंबर होंगे अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में। गोवा की बात करें दोस्तों, तो अगेन यहां पे कम से कम 30 मेंबर्स, ठीक है। तो 4 स्टेट आपको एक्सेप्शन मिल गए। फिर उसके बाद कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक ये आखिरी है हमारा, 371J में बात है कर्नाटक की, ठीक है। यहां पे जो प्रेसिडेंट है उसके पास इतनी ताकत है कि वो गवर्नर ऑफ कर्नाटका को बोले, क्या बोले, सबसे पहले सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ कर्नाटक रीजन के लिए। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट बोर्ड होगा, इसकी रिपोर्ट हर साल दो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इस रिपोर्ट को पब्लिश करो। फिर जो फंड्स हैं प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट बोर्ड को दो। उसके बाद रिजर्वेशन भी चाहिए, एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जो कन्नड़ लोग हैं उनका रिजर्वेशन भी हो। समझ रहे हैं? तो ये स्पेशल प्रोविजन, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।